हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। अब पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था नेटवर्क की डेफिनेशन, इंटरनेट की डेफिनेशन और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो आज भी हम कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि नेटवर्क से रिलेटेड है। तो नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज़, अब सबसे पहले आता है इसके अंदर सर्वर। सर्वर क्या होता है? जैसे देखो, जब भी हम नेटवर्क बनाते हैं, मतलब नेटवर्क क्या होता है, जैसे दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को जब हम कनेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन डाटा शेयर करने के लिए और हार्डवेयर डिवाइसेस शेयर करने के लिए, तो इसे हम बोलेंगे नेटवर्क। तो जैसे ये हमारा एक नेटवर्क है, तो इस नेटवर्क में जो ये बीच का जो एक कंप्यूटर होता है इसको हम बोलेंगे सर्वर, या हम इसको होस्ट कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि कंट्रोल करता है हार्डवेयर के एक्सेस को और सॉफ्टवेयर के एक्सेस को नेटवर्क के अंदर। ये एक सेंट्रलाइज स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे प्रोग्राम्स, डाटा और इंफॉर्मेशन ये स्टोर की जाती है। ये प्रोवाइड करता है, मतलब एक सेंट्रलाइज स्टोरेज एरिया ये प्रोवाइड करता है प्रोग्राम्स के लिए, डाटा के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए। अब जो बीच का होगा, बीच का नहीं कह सकते, मतलब जो होस्ट कंप्यूटर या सर्वर कंप्यूटर होगा हमारा, इसके अलावा जो अदर्स कंप्यूटर्स होंगे जिसको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा, ये होंगे हमारे क्लाइंट कंप्यूटर। जैसे ये जो चारों कंप्यूटर हैं ये है हमारे क्लाइंट कंप्यूटर। तो अब डिफरेंट डिफरेंट वर्क के हिसाब से सर्वर का नाम दिया गया है। जैसे जो सर्वर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है उसको हम बोलेंगे डेडिकेटेड सर्वर। सेकंड है जैसे जो सर्वर मैनेज करता है प्रिंटर को और डॉक्यूमेंट्स को बीइंग प्रिंटेड, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होंगे और प्रिंटर को जो मैनेज करेगा उसको हम बोलेंगे प्रिंट सर्वर। ये मतलब डेफिनेशन के हिसाब से ये तो याद करना भी बहुत इजी है। मतलब प्रिंटर और डॉक्यूमेंट्स जो प्रिंट होंगे उनको मैनेज करेगा तो प्रिंट सर्वर, कोई स्पेसिफिक टास्क करेगा तो डेडिकेटेड सर्वर। ठीक है, जो सर्वर स्टोर करेगा या एक्सेस प्रोवाइड करेगा डेटाबेस का उसको हम बोलेंगे डेटाबेस सर्वर। ठीक है, डेटाबेस से रिलेटेड है तो डेटाबेस सर्वर हो गया। अब नेटवर्क, अगर नेटवर्क ट्रैफिक को जो मैनेज करेगा, मतलब जो सर्वर नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करेगा उसको हम बोलेंगे नेटवर्क सर्वर। और लास्ट है हमारा जो डिलीवर करेगा रिक्वेस्टेड वेब पेजेस टू आवर कंप्यूटर, उसको हम बोलेंगे वेब सर्वर। मतलब वो सर्वर जो डिलीवर करेगा रिक्वेस्टेड वेब पेजेस को हमारे कंप्यूटर के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे वेब सर्वर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे सर्वर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद वेब सर्वर हो गया हमारा मेन। उसके बाद जो अदर्स कंप्यूटर्स हैं वो कौन होंगे? क्लाइंट कंप्यूटर। तो क्लाइंट कंप्यूटर की डेफिनेशन देख ले हैं। जो कंप्यूटर डिपेंड करता है सर्वर पे फॉर ऑल द रिसोर्सेज, ऑब्वियसली अब वो डिपेंड करेगा सारे रिसोर्सेज के लिए सर्वर के ऊपर, तो वो होगा क्लाइंट कंप्यूटर। अब जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले, जैसे कोई भी सर्वर जिसके पास स्टोर करता है नेटवर्क वर्जन ऑफ एक्सेल प्रोग्राम का, एक्सेल प्रोग्राम का नेटवर्क वर्जन स्टोर करेगा कोई भी सर्वर, तो जो हर एक क्लाइंट कंप्यूटर होगा नेटवर्क के अंदर वो एक्सेस कर सकता है उस एक्सेल प्रोग्राम को फ्रॉम द सर्वर। ठीक है, एक एग्जांपल से हमने ये समझ लिया, या फिर इस वाले डायग्राम से हम इजीली समझ सकते हैं। सर्वर, ये वाला सर्वर है और बाकी हमारे क्लाइंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरनेट और इंट्रानेट। देखो, इंटरनेट हमने कल डिस्कस किया था। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर से कनेक्टेड है। ठीक है, या कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इससे हम डाटा एक्सेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं ओवर द नेटवर्क। लेकिन इंट्रानेट किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेटवर्क बनाया जाता है इंफॉर्मेशन या डिवाइसेस को शेयर करने के लिए। ये किसी भी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको हम कहेंगे इंट्रानेट। एक प्राइवेट नेटवर्क भी हम बोल सकते हैं। ये हमारा जो होता है ना, ये प्राइवेट नेटवर्क हम इसको बोल सकते हैं। और ये हमारा ग्लोबल होता है क्योंकि पूरे वर्ल्ड के उससे होता है, तो लोकल नेटवर्क या ग्लोबल नेटवर्क। ठीक है, ये प्राइवेट होता है क्योंकि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है, इंटरनेट और इंट्रानेट। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूआरएल। अब यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक यूनिक एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का, यूनिक एड्रेस, इसको हम बोलेंगे यूआरएल। जैसे इट इज़ द एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट, जैसे हमारे पास ये यूआरएल है www.google.com। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट का या वेब पेज का यूनिक एड्रेस उसको हम बोलेंगे यूआरएल। इसी यूआरएल को जब हम वेब ब्राउज़र पे डालते हैं तो हमारी वेबसाइट्स आती हैं। ओके, जैसे अगर हम रियल लाइफ से कनेक्ट करें
वैसे ही समझाने के लिए है। जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर हर एक जो जो भी पर्सन, जितने भी मतलब लोग हैं, उन सब का आधार नंबर है, तो वो यूनिक आईडी है हमारी, आधार नंबर किसी का भी सेम नहीं है। तो ऐसे ही वेबसाइट का यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम यूआरएल बोलते हैं। ये सिर्फ एक समझाने के लिए एग्जाम्पल है। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट आईएसपी। आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब नाम से पता चल रहा है, वो कंपनी जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है। अब ये कंपनी जैसे जियो हो गई, एयरटेल हो गई, वोडाफोन हो गई, आइडिया हो गई, डोकोमो, बीएसएनएल, बहुत सारी कंपनीज हैं जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अब ये हमें ऑब्वियसली हमें पेमेंट करनी पड़ती है, मंथली फीस या एनुअल फीस भी हम दे सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे रिचार्ज करते हैं मोबाइल रिचार्ज, जिससे हमें इंटरनेट भी मिलता है और कॉलिंग की भी हमें फैसिलिटी मिलती है, अनलिमिटेड कॉल्स जो हमें मिलती हैं, या फिर वाईफाई जब हम लगवाते हैं, ठीक है, कनेक्शन जब हम कराते हैं। तो आईएसपी वही कंपनीज होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनी, जैसे जियो की कंपनी होगी, एयरटेल हो गई, वोडाफोन हो गई, जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ओके, ये तो आईएसपीज कंपनीज होती हैं। नेक्स्ट है हमारा आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस किसको बोलेंगे, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि किसी भी कंप्यूटर को प्रोवाइड किया जाता है नेटवर्क के अंदर। अब एक नेटवर्क बना रखा है, ठीक है, अब हर एक कंप्यूटर को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ओके, अब इसके दो मेन फंक्शन होते हैं, एक तो होस्ट और नेटवर्क इंटरफेस आइडेंटिफिकेशन जिसको हम कहेंगे, और दूसरा लोकेटिंग एड्रेसिंग, एड्रेसिंग को लोकेट करना। ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, मतलब हम इजीली इसको रीड कर सकते हैं, जैसे 3 4 5 पॉइंट ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास डीएनएस। डीएनएस को क्या फुल फॉर्म होगी, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम भी एक ऐसा नेमिंग सिस्टम है जो कि असाइन किया जाता है कंप्यूटर्स को, सर्विसेज को या अदर रिसोर्सेज को कनेक्टेड टू द नेटवर्क। अब इसको हम बोलेंगे डोमेन नेम। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, जैसे www.yahoo.co.in, ये एक वेबसाइट का एड्रेस है, ये यूआरएल है। मतलब इस यूआरएल के अंदर ये जो yahoo.co.in है ना, ये डोमेन नेम है, ठीक है। ये इंटरनली कन्वर्ट होता है आईपी एड्रेस की फॉर्म में, ठीक है। तो ये पूरा जो है वो यूआरएल है, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि यूनिक एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का। ये पूरा यूआरएल है, लेकिन इस यूआरएल के अंदर जो ये yahoo.co.in है ना, ये डोमेन नेम है, ठीक है। तो ये याहू का है, गूगल का भी होता है, तो अलग अलग उसका होता है कंपनीज का। तो ये डोमेन नेम हो गया, और इसी डोमेन नेम को इंटरनली बाद में कन्वर्ट किया जाता है आईपी एड्रेस में। आईपी एड्रेस के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, नंबर्स होते हैं जिसके कुछ। उसके बाद आता है वेब पेज और वेबसाइट, ये दो चीज। एक होता है हमारा वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर, अब वेब ब्राउज़र कौन से, जैसे हमने नाम सुने भी हैं, गूगल क्रोम जो आज के टाइम पे हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट मोजिला, ठीक है, और इस टाइप से मोजिला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज, सॉरी ठीक है। तो ये वेब ब्राउज़र्स हैं हमारे। जब हम कोई भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए या हमें कोई भी कुछ भी सर्च करना है, तो गूगल क्रोम पे हमने सर्च कर लिया, ठीक है। तो ये वेब ब्राउज़र्स होते हैं हमारे कुछ। अब इन्हीं वेब ब्राउज़र्स के अंदर जब हम कोई यूआरएल डालेंगे किसी भी वेबसाइट का, तो वेबसाइट क्या होगी हमारी, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस विच आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। मतलब वेब पेजेस का कलेक्शन किसको बोलेंगे, वेबसाइट को। और वेब पेज क्या होगा, एक सिंगल डिजिटल पेज, एक सिंगल डिजिटल पेज जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर होता है, जो कि इंफॉर्मेशन कंटेन करता है या लिंक कंटेन करता है, इमेज कंटेन करता है ऑफ अनदर पेज, इज कॉल्ड अ वेब पेज। अब देखो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे वेब पेज है, उस वेब पेज के अंदर इमेज भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है। अब अगर हमने कुछ भी सर्च करना है, जैसे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर हमने कुछ सर्च करना है, तो वेब ब्राउज़र को हम ओपन करेंगे, गूगल क्रोम को जैसे हमने ओपन कर लिया, उसके अंदर कोई भी टॉपिक लिखा, किसी भी टॉपिक के बारे में हमने कुछ भी मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए है, तो वो हमने डाला टॉपिक, और फिर हमारे पास कुछ वेबसाइट्स आ जाती हैं, जिन वेबसाइट्स के अंदर वेब पेजेस होते हैं, और उन्हीं वेब पेजेस के अंदर उस जो टॉपिक हमने सर्च किया है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकती है, इमेज की फॉर्म में भी हो सकती है, और उसमें कुछ लिंक्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो वो वेब पेज हो गया। अब
जो वेबसाइट होती है उसका जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम बोलेंगे होम पेज। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र हो गया, वेब ब्राउज़र के अंदर हमने टॉपिक डाला, उसके अंदर क्या होंगी वेबसाइट। अब वेबसाइट पे जब हम क्लिक करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा वेब पेज। ठीक है, तो वेब पेज एक सिंगल डिजिटल पेज हो गया। ठीक है, उसका कलेक्शन अगर हम करते हैं, अब किसी भी वेबसाइट में थाउजेंड्स ऑफ वेब पेजेस हो सकते हैं। ठीक है, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब या इंटरलिंक्ड हो सकते हैं, और होते हैं, हो सकते नहीं होते हैं, और इन्हीं कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को हम बोलेंगे वेबसाइट। ठीक है, आई होप कि तीनों टर्म्स आपको समझ आएगी होंगी, वेब पेज, वेबसाइट और वेब ब्राउज़र। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेब पोर्टल। अब ये वेब पोर्टल क्या होता है? वेब पोर्टल एक वेबसाइट ही होती है जिसको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है टू प्रोवाइड ए सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस फॉर इंफॉर्मेशन। ये भी इंफॉर्मेशन ही देती है हमें, वेब पोर्टल भी हमें इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन ये स्पेशली एक वेबसाइट की उसमें, मतलब ये समझ लो कि किसी वेबसाइट को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस फॉर इंफॉर्मेशन। अब इसके लिए क्या होता है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि कोई भी एम्प्लॉय है ना, तो उसको लॉगिन करना पड़ता है यूज़र नेम से और पासवर्ड से। ठीक है, तो ये वेब पोर्टल हो गया, मतलब वो यूज़र नेम डालेगा और पासवर्ड डालेगा उस वेब पोर्टल पे, और फिर जब वो लॉगिन करेगा ना, उसके बाद उसको उससे रिलेटेड, उसकी कंपनी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी या जो भी उसको देखना है वो सारी इंफॉर्मेशन देख सकता है। लेकिन जो वेबसाइट होते हैं ना, उसके अंदर हमें कुछ भी ऐसे यूज़र नेम पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती है। सीधा हम गूगल क्रोम पे गए, हमने यूआरएल डाला या फिर हमने कोई भी टॉपिक डाला, उसकी वेबसाइट आ जाती है, उसके ऊपर क्लिक किया, वेब पेज आ जाते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारा वेब पोर्टल हो गया। तो ये चार टर्म थी हमारी, वेब ब्राउज़र, वेबसाइट, वेब पेज, वेब पोर्टल। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट, लिंक और हाइपर लिंक। ये भी एक जैसी सी हैं तीनों। जैसे जो हाइपर टेक्स्ट होता है वो क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट कोई भी एक टेक्स्ट होता है, जैसे एक पेज हो गया हमारा, ये पेज है, वेब पेज। ठीक है, इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट है। अब अगर एग्जांपल लें, हमने किसी ना स्कूल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल ली, कोई भी एबीसी स्कूल है, एबीसी कोई स्कूल ले लेते हैं, उससे रिलेटेड हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसकी वेबसाइट का यूआरएल हमने डाला वेब ब्राउज़र पे। अब उसकी वेबसाइट है ये, वेबसाइट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वेब पेज। अब वेब पेज के अंदर उस स्कूल से रिलेटेड इमेज हो गई, उसका फीस स्ट्रक्चर हो गया कि कितनी फीस है, वो सारी चीज़ें। अब फीस का ना एक ऐसे जैसे कोई टेक्स्ट लिख रखा है फीस, अब हमें फीस के बारे में पता करना है कि नर्सरी टू फिफ्थ कितनी फीस है, सिक्स टू एट्थ कितनी फीस है और नाइन टू ट्वेल्थ कितनी फीस है। तो ये जो होगा ना फीस, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वेब पेज ओपन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट है फीस जिसके ऊपर हमने क्लिक किया है, ये है हमारा हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, अब ये जो हाइपर टेक्स्ट है ना, ये एक टाइप से वेब एड्रेस की टाइप में है, मतलब ये एक, इसको हम कहेंगे लिंक कहेंगे। जब हम इसके ऊपर क्लिक करके दूसरे पेज पे पहुंच रहे हैं ना, तो एक टाइप से हम इसको लिंक कहेंगे। मतलब लिंक कैन बी डिफाइंड एज अ वेब एड्रेस दैट इज यूज टू मेक कनेक्टिविटी बिटवीन वेब पेजेस। इस वेब पेज में और इस वेब पेज में कनेक्टिविटी बनाने के लिए यूज किया जाता है वेब एड्रेस। तो ये एक टाइप से वेब एड्रेस है। जब हमने इसके ऊपर क्लिक किया हम तो दूसरे पेज पे पहुंच गए हैं, जिसके अंदर सारी फीस मेंशन है, नर्सरी से फिफ्थ तक कितनी है, ठीक है, सिक्स टू एट्थ कितनी है, नाइन टू ट्वेल्थ कितनी है। तो ये जो टेक्स्ट है ये हो गया हाइपर टेक्स्ट। जब हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो मतलब ये इसके अंदर क्या है, वेब एड्रेस है ये एक, जो कि कनेक्टिविटी बना रहा है दूसरे वेब पेज के साथ। तो ये हो गया हमारा लिंक। अब एक ही पेज के अंदर लिंक है और फिर इसके अंदर भी एक और लिंक है, जैसे हमें इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। ठीक है, यूनिफॉर्म के बारे में जब हमें चेक करना है, सपोज करो हमें यूनिफॉर्म के बारे में चेक करना है, तो यूनिफॉर्म के ऊपर जब हम क्लिकेंगे तो नेक्स्ट पेज और आ जाएगा। तो ये लिंक, एक लिंक के अंदर दूसरा लिंक, एक लिंक के अंदर दूसरा लिंक, इसको हम कहेंगे हाइपर लिंक, एक टाइप से शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो जो हाइपर लिंक है ना, वो कोई भी किसी भी टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, किसी भी इमेज के रूप में हो सकता है, नेविगेशनल टूल हो सकता है, कोई भी बटन हो सकती है या एरो हो सकती है। जैसे कई बार होता है ना, कोई भी वेब पेज होता है, उसके ऊपर ये एरो का निशान आता है और फिर नीचे लिखा होता है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक हियर। ठीक है, तो क्लिक हियर ऐसा कुछ लिखा होता है, तो एरो बना दी जाती है। तो जैसे ही हम उस एरो पे क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाते हैं। तो एक लिंक के अंदर दूसरा लिंक होता है। ठीक है, इसको हम हाइपर लिंक कहते हैं शॉर्ट में। तो ये वैसे एग्जांपल है HTTP www. ठीक है, ये हाइपर लिंक समझ आ गया होगा आई होप। लास्ट है हमारे पास बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ क्या होता है? अब देखो
एक बार मैं इसको हटा देती हूँ। हमारी ये लास्ट टर्म रहती है बैंडविड्थ। थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें इसके लिए। देखो, जैसे एक हमारा ये कंप्यूटर है, ये हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था। ये हमारा एक कंप्यूटर है, ये हमारा दूसरा कंप्यूटर है, ठीक है। ये हमारा सेंडर होता है। यहाँ से अगर हमें कुछ भेजना है इस कंप्यूटर के पास, तो ये सेंडर होगा जो भेजेगा, ये रिसीवर होगा जो रिसीव करेगा। अब ये सेंडर और ये रिसीवर, जब हम यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो बीच में एक ट्रांसमिशन मीडियम होता है जिसके थ्रू हम भेजेंगे, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडियम होगा बीच में, उसकी कितनी कैपेबिलिटी है उस मीडियम की, ठीक है। एक मिनट। अब इस ट्रांसमिशन मीडियम की मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा ये कितना ट्रांसफ़र कर सकता है, मतलब इसकी कितनी कैपेबिलिटी है कि ये जितना टाइम गिवन है उसके अंदर कितना मैक्सिमम ऑफ डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ओवर ए नेटवर्क। क्योंकि नेटवर्क ही तो बन गया, अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो ये नेटवर्क बन गया, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द कैपेबिलिटी ऑफ ए ट्रांसमिशन मीडियम, जो ट्रांसमिशन मीडियम है उसकी कैपेबिलिटी टू ट्रांसमिट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा। अब हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ओवर ए नेटवर्क इन ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। जितना गिवन ऑफ अमाउंट टाइम है, जितना भी गिवन टाइम है उस टाइम के अंदर इस ट्रांसमिशन मीडियम की कितनी कैपेबिलिटी है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा ये कितना ट्रांसफ़र कर सकता है, इसको हम बोलेंगे बैंडविड्थ। ओके। अब ये जो बैंडविड्थ है ये जनरली बिट्स पर सेकंड, जिसको बीपीएस मतलब बिट्स पर सेकंड, ये जो कैपिटल बी है इसका मतलब हो गया बाइट्स पर सेकंड, और किलो बाइट्स पर सेकंड एमबीबीएस की स्पीड में भी हो सकता है, मतलब एमबीपीएस, हाँ, मेगाबाइट्स पर सेकंड, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में होता है। देयर कैन बी वेरियस टाइप ऑफ बैंडविड्थ विच आर नेटवर्क बैंडविड्थ, डाटा बैंडविड्थ और डिजिटल बैंडविड्थ, ठीक है। तो जैसे स्पीड होती है ना केबीपीएस की स्पीड या एमबीबीएस की, तो उसको हम बैंडविड्थ बोलेंगे। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है। अब ये सारी टर्म्स थी नेटवर्क टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। आई होप कि आपको समझ आई होंगी। कुछ अगर एक आधी टर्म रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में शेयर कर लेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।